बारिश में आलू का पराठा, आम का अचार खाने वाला ससुराल। मैंने आज आप सबके लिए गर्मा गर्म आलू के पराठे बनाए हैं, खाकर बताइए कैसे बने हैं। सब बाहर आंगन में बैठकर आलू के पराठे खा रहे थे और बहुत तेज बारिश हो रही थी। कोई भी प्रीति की बात का जवाब नहीं देता, क्योंकि किसी ने भी प्रीति को अपने बहू के रूप में स्वीकार नहीं किया था। सब बस चुपचाप बारिश में आलू के पराठे और आम का अचार खा रहे थे। पराठे तो सच में बहुत स्वादिष्ट है और अचार भी बहुत ही लाजवाब है। बारिश में ये सब खाकर मजा आ गया। खाना भले ही कितना स्वादिष्ट हो और घर वाले चाहे कुछ भी कहें, लेकिन मैं इस रिश्ते को कभी भी मंजूरी नहीं दूंगा। बल्कि मैं तो कुछ और ही सोच रहा हूँ। मम्मी पापा के आगे भाभी की तारीफ भी नहीं कर सकती। कुछ भी हो, नाराजगी एक तरफ, लेकिन आलू के पराठे आम के अचार के साथ खाने में बड़े अच्छे लग रहे हैं। प्रीति सबसे पराठे और अचार के बारे में पूछती है, लेकिन उसे उल्टा जवाब मिलता है। हमारे सामने इतना अच्छा बनने का नाटक करने की जरूरत नहीं है। हम सब जानते हैं कि कैसे तुमने हमारी बेटी को फंसाया है। हम तुम्हें कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। इतना कहकर महेश गुस्से में वहां से चला जाता है और प्रीति की आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर वो खुद को कंट्रोल करती है। लेकिन आखिर यहाँ ये सब क्या चल रहा था, तो चलिए जानने के लिए अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए और समय की सुइयों को थोड़ा सा पीछे घुमाकर कहानी में थोड़ा सा पीछे चलते हैं। चलो, मैंने सबके लिए गर्मा गर्म आलू के पराठे तो बना दिए, अब अपना और राजू का टिफिन भी पैक कर लेती हूँ। प्रीति अपने लिए भी लंच में आलू के पराठे और आम का अचार रख लेती है और राजू का भी लंच पैक कर लेती है और उसके बाद सबको चाय के साथ गर्मा गर्म आलू के पराठे और आम का अचार खाने के लिए देती है। हमारी बेटी के हाथों में तो सच में जादू है। बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती हो तुम। सच कहूँ तो मैं भी कभी इतना स्वादिष्ट खाना नहीं बना पाती जितना कि हमारी बेटी बनाती है। किसने कहा मम्मी, बल्कि मैंने सब कुछ तो आपसे ही सीखा है, तो ऐसा कहना गलत है। आपके हाथों में जादू था और वही जादू तो फिर मेरे हाथों में आया है। इसके बाद राजू ने जल्दी जल्दी खाना फिनिश किया और वो जल्दबाजी में अपना बैग उठाता है और जाने की तैयारी करता है। अरे दीदी, मेरा टिफिन कहाँ है? अरे बंदर, जरा शांत होकर देखेगा तभी तो ध्यान से कुछ दिखेगा ना। वहीं सामने चारपाई पर तो रखा है। हाँ, आज नौकरी का पहला दिन है ना, इसलिए थोड़ी घबराहट हो रही है। तुम्हें इतना नर्वस होने की जरूरत नहीं है। कुछ भी हो, बस अपना काम अच्छे से करना और किसी से बदतमीजी मत करना। अगर तुम सही हो तो पूरे कॉन्फिडेंस से बात करना, ठीक है? हाँ ठीक है दीदी। अच्छा मम्मी पापा, अब मैं चलता हूँ। राजू बाहर निकलता है और देखता है कि बहुत तेज मूसलाधार बारिश हो रही है, इसलिए वो दोबारा अंदर आता है और छाता लेकर फिर जॉब पर जाता है। वहीं प्रीति भी अब जॉब पे जाने के लिए तैयार हो रही थी और वो भी छाता लेकर ऑफिस जाने के लिए निकल जाती है। आज तो मेरा मूड बड़ा अच्छा है। मौसम कितना अच्छा है और सुहावना हो रहा है। बारिश का मौसम सच में बड़ा दिलदार होता है। भीगी भीगी रातों में, मीठी मीठी बातों में, ऐसी बरसातों में कैसा लगता है। ऐसा लगता है तुम बन के बादल, मेरे बदन को भिगो के मुझे छेड़ रहे हो, छेड़ रहे हो। प्रीति बढ़िया गाना गुनगुनाते हुए ऑफिस जाती है और वहीं दूसरी तरफ नैना तैयार होकर नीचे आती है, जहां पर उसके मम्मी पापा बैठे थे और बहुत खुश थे। तब वो, क्या बात है, आज आप दोनों का चेहरा इतना खिला खिला क्यों लग रहा है? आप दोनों बारिश में अपनी जवानी के दिन याद कर रहे हैं क्या? चुप कर बेशर्म, कुछ भी बोलती रहती है। तो क्या बात है, मुझे भी बताइए, आपकी खुशी का राज क्या है? अरे बेटा, मेरा एक बचपन का बहुत पुराना दोस्त था। हम साथ में पले बड़े थे और साथ में पढ़ाई की थी। फिर बिजनेस में बिजी होने की वजह से हम दोनों अलग हो गए। अब तुम्हें अच्छे से जानते हैं वो। तुमने भी बचपन में उन्हें बहुत बार देखा है। मेरा उनसे दोबारा मुलाकात हुई। हम दोनों ने बहुत बातें की। ओह अच्छा, लेकिन मुझे तो इतना कुछ याद नहीं। हाँ, तुम तो बहुत छोटी थी। चलो अच्छी बात है, आपको अपनी पुरानी दोस्ती मिल गई। और सिर्फ इतनी बात नहीं है, असली खुशखबरी तो ये है कि हम अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल रहे हैं। लेकिन वो कैसे? अरे बेटा, दोस्ती को रिश्तेदारी में कैसे मुलाकात हुई, हम दोनों ने बहुत बातें की। ओह अच्छा, लेकिन मुझे तो इतना कुछ याद नहीं। हाँ, तुम तो बहुत छोटी थी। चलो अच्छी बात है, आपको अपनी पुरानी दोस्ती मिल गई। और सिर्फ इतनी बात नहीं है, असली खुशखबरी तो ये है कि हम अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल रहे हैं। लेकिन वो कैसे? अरे बेटा, दोस्ती को रिश्तेदारी में कैसे बदला जा सकता है? उनका एक बेटा है, तो हमने सोचा है कि तुम दोनों की शादी करा दी जाए। इस तरह हमारी कई सालों पुरानी दोस्ती रिश्तेदारों में बदल जाएगी। ये बात सुनकर नैना के पांव तले जमीन खिसक जाती है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती और चुपचाप वहां से चली जाती है। नैना गाड़ी में बैठकर ऑफिस जा रही थी। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है?
तब नैना अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करती है और उसे सारी बात बता देती है। हम दोनों को जल्दी ही घर पर बात कर लेनी चाहिए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि मेरे घर वाले मेरा जल्दी ही कहीं और कल्याण कर दे। नहीं नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा। अगर तुम ऐसा नहीं होने दोगे तो जल्दी ही अपने घर पर बात करो ना, और मुझे भी करने दो। मैंने तुमसे थोड़ा समय मांगा था ना। मेरी मम्मी की कंडीशन थोड़ी खराब हो गई है और अभी मैं इस बारे में बात नहीं कर सकता। अच्छा नहीं लगता। तुम प्लीज मुझे थोड़ा सा समय दो। मुझे तुमसे ही शादी करनी है और मैं सच में तुम्हारे लिए बहुत सीरियस हूँ। बस मुझे थोड़ा सा समय और चाहिए, प्लीज। अच्छा ठीक है, इतनी रिक्वेस्ट करोगे तो तुम्हें पता है ना कि मैं मना नहीं कर पाऊंगी। उससे बात करने के बाद नैना अपने ऑफिस में जाती है। वहां पर वो प्रीति से मिलती है। क्या बात है, आज तो तुम भी बहुत ज्यादा चहक रही हो। लेकिन एक सेकेंड, तुम भी मुझे कोई बड़ा झटका मत दे देना अपनी खुशी में। नहीं, मैं भला तुम्हें कोई बड़ा झटका क्यों दूंगी। क्या हुआ, क्या बात है? नैना प्रीति को सारी बात बता देती है। ये तो बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी। तुम इस बारे में जल्दी ही घर पर बात करो, वरना मामला बिगड़ सकता है। मैं बहुत बुरी तरह फंसी हुई हूँ। तुम्हें पता है ना कि रजत की बात को कभी नहीं टाल सकती। घर पर बताए तो घर वाले रजत से मिलने को फोर्स करेंगे, और अगर वो जल्दी नहीं मिला तो जबरदस्ती कहीं और शादी करने की बात कर देंगे। इसीलिए कुछ और बहाना लगाकर अभी बात को टालना ही अच्छा होगा, और उसके बाद जब उसकी मम्मी ठीक हो जाएंगी तब बात करना ही सही रहेगा। ठीक है, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा बताओ, आज खाने में क्या लाई हो? आलू के पराठे और आम का अचार। अरे वाह, अगर ऐसा है तो किस बात की देरी है, चलो जल्दी से खाना खाते हैं। अरे अभी लंच टाइम होने में थोड़ा समय है। यहाँ टाइम पर कौन काम करता है, और जो काम टाइम पर किया जाए उसमें मजा ही कैसा। चलो ना जल्दी, तुम्हारे हाथ के आलू के पराठे और आम के अचार के साथ बड़े टेस्टी लगते हैं। अब मेरे मुंह में पानी आ रहा है, कंट्रोल नहीं हो रहा, मुझे अभी खाना है। कैसे बच्चों की तरह जिद करी हो। अच्छा ठीक है बाबा, चलो। दोनों ऑफिस के टेरेस पर जाते हैं। वो छुपकर आलू के पराठे खाने लगते हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही बारिश रुकी थी और मौसम भी बहुत ठंडा था। नशा नशा, आलू के पराठे का नशा बड़ा ही गजब था। खाकर मजा आ गया। उसके बाद दोनों नीचे आ जाते हैं और अपना काम करने लगते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जब रोहन के घर पर जब उसे भी इस बारे में पता चलता है तो आप दोनों मुझसे पूछे बिना किसी से भी शादी की कमिटमेंट कैसे दे सकते हैं? आपको पता है ना कि आजकल माहौल कैसा चल रहा है। लड़का या लड़की हो, उनके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। मुझे पहले लड़की से मिलना है, उसके बाद ही शादी के बारे में मैं डिसाइड करना है। अरे बेटा चिंता मत करो, लड़की बहुत अच्छी है और बचपन में तुम दोनों एक दूसरे के साथ खेलते भी तो थे। बचपन की बात अलग है पापा, और बचपन की बातें किसको याद हैं? अब मुझे कुछ याद नहीं, और बचपन और बड़े होने में बहुत फर्क हो जाता है। ओहो, तो ठीक है ना, हम लोग इतने पुराने ख्यालों के नहीं हैं। कल ही तुम डेट पर चले जाओ और लड़की से जाकर मिलो, और जैसा सही लगे हमें बता देना। ठीक है, ये बात एक्सेप्टेबल है। हाँ, ये बात सुनकर तो भैया के मन में लड्डू फूट गए होंगे, कल भाभी से जो मिलने जा रहे हैं। शट अप चुटकी, अभी कुछ नहीं पता कि वही तुम्हारी भाभी बनेगी या नहीं, क्योंकि मुझे इंसान के नेचर से बहुत फर्क पड़ता है। इसीलिए मैं कल जाकर बात करूंगा, तब डिसाइड होगा कि वो इस घर में आएगी या नहीं आएगी। ये बात महेश रमेश को कॉल करके बता देता है, और जिसे सुनकर वो खुश होकर कहता है, अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मैंने नहीं सोचा था कि हम ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन आइडिया बहुत अच्छा है। दोनों बच्चे एक दूसरे से मिलेंगे, बातें करेंगे और एक दूसरे को समझेंगे तो ही ज्यादा अच्छा होगा। खुशी है कि तुमने हमारी बात को समझा और गलत नहीं लिया। अच्छा, कल रोहन मिलने आ जाएगा, उसके बाद उसे इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए बाहर जाना है। इस तरह अगले ही दिन का मिलना डिसाइड होता है। और जब रमेश रात को ये बात नैना को बताता है तो नहीं पापा, मैं कल नहीं जा सकती, मुझे कल बहुत जरूरी काम है। बेटा, उसके बाद रोहन को भी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए बेंगलुरु जाना है, उसकी फ्लाइट है। तुम समझो, उन्होंने कल का ही फिक्स किया है, इसलिए तुम कल चली जाना। लेकिन पापा। नैना अपने पापा को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसके पास किसी का कॉल आ जाता है। फोन उठाकर रमेश बात करता है। जी बिल्कुल, हाँ मैं अभी आपको सारी इंपॉर्टेंट फाइल ट्रांसफर कर देता हूँ। जी जी, शेयर्स को इसी तरह डिवाइड करना है। उसके बाद रमेश वहां से चला जाता है और नैना बहुत ज्यादा परेशान होती है, और वो इस वक्त रजत को भी कुछ नहीं कह सकती थी, क्योंकि उसकी मम्मी भी अस्पताल में एडमिट थी और काफी सीरियस कंडीशन में थी। अगले दिन नैना तैयार होकर रजत के पास हॉस्पिटल जाती है। मम्मी जी की कंडीशन कैसी है? आज ऑपरेशन होगा और फिर पता चलेगा। मुझे बहुत डर लग रहा है नैना। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। इस तरह नैना रजत के पास रुकती है, और वहीं दूसरी तरफ रमेश बार बार नैना को कॉल करता है। अरे ये लड़की मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही है, और इतनी सुबह कहाँ चली गई? मुझे तो कहकर गई थी कि बहुत जरूरी काम है, जल्दी वापस आ जाऊंगी, और दोपहर होने को आई है।
थोड़ी देर बाद नैना रमेश को कॉल उठाती है। अरे कहाँ हो तुम? जल्दी आओ, वो तुम्हारे रेस्टोरेंट में वेट कर रहे हैं। लेकिन पापा। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, अभी आओ वरना अच्छा नहीं होगा। रमेश गुस्से में कॉल कट कर देता है। मैं जाती तो उस लड़के को अच्छे से बता कर आती, जिससे वो शादी के लिए खुद ही मना कर देता। बहुत सोचने के बाद नैना को एक आइडिया आता है और वो प्रीति के पास कॉल करती है, जहां पर प्रीति आम का अचार बनाने की तैयारी कर रही थी। चलो, मैंने कच्चे आम को काट कर उसके अंदर सारा मसाला डालकर तैयार कर दिया है। अब बस ये जल्दी ही कुछ टाइम में तैयार हो जाएगा। नैना का कॉल आता है और प्रीति कॉल उठाती है। क्या कर रही हो? आम का अचार बना रही हूँ। ठीक है, कुछ मेरे घर भी पहुंचा देना, साथ में आलू के पराठे भी हैं क्या? अभी तो नहीं है, लेकिन तुम कहोगी तो बना दूंगी। हाँ तो ठीक है, बना देना प्लीज। अच्छा रुको, तुम मुझे अभी मेन बात से भटकाओ मत। एक काम करना, उसके बाद आलू के पराठे जरूर बनाकर खिलाना। ठीक है, बताओ। तुम्हें मेरा बहुत ज़रूरी काम करना है, मैं बहुत बुरी तरह फंस गई हूँ। देखो, उसने मुझे अभी देखा नहीं है और ना कभी हमारी फोटो एक्सचेंज हुई है और ना ही कुछ और। वो एक रेस्टोरेंट में मेरा वेट कर रहा है। तुम नैना बनकर जाओ और उसे धोबी पछाड़ देना, वो डर कर भाग जाए और शादी का नाम ना ले। लेकिन मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मुझे डर लग रहा है। ओफो, तुम क्यों नहीं कर सकती? तुम कर सकती हो। तुम नैना की दोस्त हो और तुम्हें मेरे लिए ऐसा करना ही होगा। मैं अभी कुछ नहीं कर सकती क्योंकि रजत की मम्मी का ऑपरेशन हो रहा है और मैं यहाँ से नहीं जा सकती। प्लीज मेरी मदद करो। प्रीति ने पहले ऐसा करने से मना कर दिया था, लेकिन बाद में उसे नैना की बात माननी पड़ती है और वो मान जाती है। प्रीति तैयार हो रही थी। बिल्कुल सिंपल कपड़े पहनकर जाऊंगी ताकि कोई मुझे पसंद ही ना करे। प्रीति तैयार होकर घर से निकल जाती है। वो टेबल नंबर A25 पर जाती है, जहां पर रोहन और नैना को मिलना था। और जैसे ही रोहन प्रीति को देखता है तो क्या आप ही रोहन है? हाँ मैं ही हूँ। आइए आइए बैठिए। ऊपर से प्रीति बहुत कठोर होने का नाटक कर रही थी, लेकिन उसे बहुत ज्यादा घबराहट हो रही थी। उसे डर था कि कहीं उसकी वजह से कोई कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो आपकी क्या हॉबीज हैं, या आप अपनी लाइफ के बारे में कुछ भी बता सकती हैं? रोहन को प्रीति उर्फ नकली नैना पहली नजर में ही काफी हद तक पसंद आ गई थी। जी बस कुछ नहीं, मुझे नॉवेल्स पढ़ना बहुत पसंद है, फिक्शनल स्टोरीज। फ्री टाइम में बस नॉवेल पढ़ लेती हूँ, बाकी जॉब में और घर के काम में पूरा दिन निकल जाता है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे भी नॉवेल्स पढ़ना बहुत पसंद है। ओह ग्रेट। ऐसा कहते ही प्रीति के मन में ख्याल आता है। अरे प्रीति क्या कर रही है? तुझे तो बुरी इमेज बनानी है। और क्या क्या पसंद है आपको? वैसे आप चाहें तो मुझसे भी कुछ भी पूछ सकती हैं। देखिए, मुझे आपसे कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है। मैं सभी लड़कों को अच्छे से जानती हूँ। मुझे लड़कों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता। मुझे तो किसी भी लड़के से शादी ही नहीं करनी। इसलिए इस रिश्ते के लिए आप मना कर देंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि मैं जिस लड़के को जानती नहीं हूँ तो आखिर उससे मैं शादी कैसे कर सकती हूँ? किसी भी लड़के से शादी करने से पहले उससे प्यार तो होना ही चाहिए, उसके बाद ही तो शादी का ऑप्शन आता है। और मुझे क्या पता आपकी लाइफ में क्या है क्या नहीं। मैं बहुत शक्की और सनकी किस्म की लड़की हूँ, इसीलिए मैं आपको समझा रही हूँ। मेरे साथ जिंदगी खराब हो जाएगी। आप शादी के लिए मना कर दो। इस बात पर रोहन हंसने लगता है और मन में कहता है, इतना तो मैं समझ गया, जो इंसान बुरा होगा वो इस तरह खुद अपनी बुराई कभी नहीं करेगा। प्रीति दिल की बहुत अच्छी और साफ थी। उसने कभी झूठ बोलना भी नहीं सीखा था, इसलिए उसके लिए यह सब नाटक करना काफी मुश्किल हो रहा था। तो ठीक है, मैं जा रही हूँ यहाँ से। मुझे अब और कोई बात नहीं करनी। अरे रुकिए, ठीक है, हम शादी के बारे में नहीं, लेकिन अलग से और कुछ बात भी तो कर सकते हैं ना? नहीं, मुझे और कोई बात नहीं करनी। मुझे काम के लिए लेट हो रहा है, मैं जा रही हूँ। उठकर प्रीति रेस्टोरेंट से बाहर जाने लगती है और रोहन उसके पीछे भागकर जा रहा था। तभी वेटर बिल लेकर आता है। सर, अरे सर, कम से कम बिल तो पे कर दो। अरे हाँ सॉरी, जल्दी बिल दो। पैसे पकड़ाकर रोहन वहां से भागने लगता है। रोहन जैसे ही बाहर निकलता है तो देखता है कि बहुत तेज बारिश हो रही थी और एक बूढ़ी औरत के साथ कोई बहस कर रहा था, जिसका प्रीति क्लास ले रही थी। बस बहुत हो गया। आपको तमीज नहीं है कि बड़ों से किस तरह बात की जाती है? अरे मैं भी तो तुमसे बड़ा हूँ। जब आप एक बड़े बुजुर्ग से बदतमीजी कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती आपके साथ? अरे बारिश में इस बूढ़ी औरत ने मुझे धक्का देकर मेरी सारी सब्जी और खाने के लिए पकौड़े भी गिरा दिए। अरे उनसे गलती से अगर सामान गिर गया तो बदले में वो आपको पैसे दे रही है ना? सब लोग उस आदमी को गुस्से में घूर कर देखने लगते हैं। तब जाकर वो आदमी पैसे लेकर चुपचाप वहां से चला जाता है। उसके बाद प्रीति बूढ़ी अम्मा को रोड क्रॉस करवाती है। बेटा, तुम बहुत अच्छी और प्यारी हो। आज के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ये सब देखकर तो रोहन और भी ज्यादा फिदा हो जाता है। अरे मुझे तो मेरी ड्रीम गर्ल मिल गई। अब प्रीति बस स्टैंड पर खड़ी थी और रोहन अपनी गाड़ी लेकर उसके आगे जाता है और शीशा नीचे करके कहता है, चलिए मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं चली जाऊंगी।
अरे बहुत तेज बारिश हो रही है और ऐसे आपको परेशानी होगी, मैं छोड़ देता हूँ ना। अच्छा ठीक है, घर पर नहीं, लेकिन आप मुझे ऑफिस छोड़ दीजिए। रोहन प्रीति को उसके ऑफिस छोड़कर वहां से चला जाता है और घर आने के बाद, तो बताओ बेटा, कैसी रही तुम्हारी फर्स्ट डेट? अच्छी थी, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। मुझे नैना से ही शादी करनी है। बहुत ही सिंपल लड़की है, एकदम सिंपल कपड़े पहन कर आई थी और दिल की भी अच्छी है। मैंने तो पहले ही कहा था ना भैया कि आप भाभी के ऊपर विदा होकर आएंगे। ये खबर जब नैना के घर वालों तक पहुंचती है तो वो बहुत खुश हो रहे थे, और जब नैना रात को थककर घर वापस आती है तो क्या कहा? शादी के लिए हाँ कर दिया? हाँ बेटा, अब तो बस तैयारी करनी है। नैना गुस्से में प्रीति को कॉल करती है। अरे तुमने ऐसा क्या किया जो उसने शादी के लिए हाँ कर दिया? मुझे नहीं पता, अब तो बुरे फंसे। लेकिन जब सारा सच घर वालों के सामने आता है तो नैना के घर वाले आग बबूला हो जाते हैं। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुमने तो हमारी नाक कटवा दी। अरे अब हम उन्हें क्या जवाब देंगे? लेकिन पापा, मैं रोहन से वैसे भी शादी नहीं करना चाह रही थी, इसीलिए ये सब किया। मैं किसी और से प्यार करती हूँ। इस तरह नैना के घर वाले बहुत ज्यादा गुस्सा थे, और जब रोहन को सब सच पता चलता है तब वो उसी शाम अपनी इंपॉर्टेंट मीटिंग कैंसिल करके प्रीति के कंपनी के बाहर जाता है। और जब प्रीति कंपनी से बाहर आती है तो फिर रोहन उसे बुके देते हुए कहता है, मुझे सब पता चल गया है प्रीति, लेकिन मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और मैं तुमसे ही शादी करना चाहता हूँ। देखिए, हम दोनों का कोई मैच नहीं है। आप एक बहुत अच्छे परिवार से आते हैं और मैं एक गरीब परिवार से। हम दोनों का मिलन नहीं हो सकता, भूल जाइए। अब अगले दिन से हर रोज रोहन प्रीति को मनाने के लिए वहां जाता है और प्रीति रोहन को शादी के लिए साफ मना करती है। तब एक दिन ये सब देखते हुए नैना कहती है, मेरे घर वाले तो लव मैरिज के लिए मान गए। मुझे लगता था कि तुम्हें कोई नहीं मिलेगा, तुम अकेले ही सड़कर मर जाओगी। तुम कभी किसी लड़के से बात क्यों नहीं करती? लेकिन अब सुकून मिल रहा है कि तुम्हारी भी लव मैरिज हो सकती है। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। तुम्हें रोहन को हाँ कर देनी चाहिए। वो तुम्हारे लिए बहुत सीरियस है और लड़का भी बहुत अच्छा है, मैं गारंटी दे सकती हूँ, और तुमसे बहुत प्यार करता है। प्रीति फिर से ऑफिस से बाहर जाती है और रोहन छाता लेकर उसका इंतजार कर रहा था, क्योंकि बाहर बहुत तेज मूसलाधार बारिश हो रही थी। मेरे घर चलकर आलू के पराठे खाने हैं। यह बात सुनकर रोहन खुश हो जाता है, और उसके बाद प्रीति रोहन को घर लाती है और उसके लिए गर्मा गर्म आलू के पराठे बनाती है और साथ में उसे आम का अचार देती है। उसके साथ प्रीति ने कच्चे आम की चटनी और आम रस भी बनाया था। अरे ये तो वाकई बहुत स्वादिष्ट है, इतना स्वादिष्ट खाना मैंने आज से पहले कभी नहीं खाया। हाँ बेटा, हमारी बेटी सच में बहुत ही अच्छा खाना बनाती है। इस तरह रोहन और प्रीति की मुलाकात हुई और उन दोनों की शादी हो गई थी। लेकिन इस बात से रोहन के घर वाले बिल्कुल भी खुश नहीं थे। महेश के गुस्सा होकर जाने के बाद, तुम्हें लगता है कि तुम इस तरह आलू के पराठे बनाकर खिलाओगी और हम मान जाएंगे? बिल्कुल नहीं। शांति भी गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। नेहा की आंखों में आंसू आ गए थे और रोहन जाकर उसके आंसू पोंछता है। तब निधि भी आकर कहती है, एक राज की बात बताऊं भाभी आपको? मम्मी पापा दोनों को ही आपके हाथ के आलू के पराठे और आम का अचार बहुत अच्छा लगा है। आपको पता है, हमारे घर पहले काम वाली आती थी और वो कोई भी काम ठीक से नहीं करती थी। मम्मी पापा को सिंपल खाना बहुत पसंद है और उसने कभी टेस्टी खाना नहीं बनाया। और आपको पता है कि हरिदेव का जो फेमस ढाबा है, वहाँ पर हम लोग हमेशा पराठे खाने जाते थे। हाँ, क्योंकि मम्मी पापा को पराठे बहुत अच्छे लगते हैं, और तुम अगर अक्सर इसी तरह उनका ध्यान रखोगी ना तो एक दिन उनका दिल पिघल जाएगा। कहते हैं ना, दिल का रास्ता पेट से होकर ही जाता है। ठीक है, मैं हार नहीं मानूंगी और सबको मना कर रहूंगी। अब प्रीति बिना कोई समय गवाए बाजार जाती है। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी, इसलिए वो छाता लेकर जाती है। वो एक सब्जी वाले के पास जाती है और वहां से बहुत सारे कच्चे आम खरीदती है। अरे भाई ठीक है, मैंने आपके 10 किलो कच्चे आम पैक कर दिए हैं। अगर आपको पके हुए आम भी चाहिए तो आप ले जा सकती हैं, बहुत मीठे हैं। ठीक है, आप इन्हें भी पैक कर दीजिए। इस तरह प्रीति आज कच्चे और पक्के आम लेकर आती है और उसके बाद वो सारे कच्चे आम को धोकर उन्हें काट कर रख देती है। अभी तो बारिश हो रही है, बाद में छत पर सुखाऊंगी। अभी यहीं पंखे के नीचे सुखा देती हूँ। आज रात को प्रीति ने सभी के लिए घिया के कोफ्ते और साथ में मलाई चाप की सब्जी और उसके साथ आम रस बनाया था। बाहर महेश और शांति आराम से बैठे हुए थे। कितनी अच्छी खुशबू कहाँ से आ रही है? पता नहीं, शायद घर के अंदर से आ रही है, लेकिन खुशबू से ही मुंह में पानी आ गया। दोनों जब घर के अंदर आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि यह खुशबू खाने की ही है, तो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। इतना स्वादिष्ट खाना देखकर दोनों खुश थे, और इस खाने के साथ खट्टा मीठा आम का अचार भी था जो प्रीति ने पहले डाला था। खाने के साथ आम रस सबको खाना बहुत अच्छा लगता है। सच कहूँ तो बहू के हाथों में जादू है, कितना स्वादिष्ट खाना बनाती है। रोहन ने बहू तो अच्छी पसंद की है। सब खाना खा लेते हैं लेकिन कोई भी कुछ नहीं कहता, और शांति और महेश खाना खाकर अपने कमरे में चले जाते हैं। सच कहूँ तो आज का खाना बहुत ही स्वादिष्ट था। पेट भर गया था लेकिन मन बिल्कुल नहीं भरा। शुक्रिया। उसके बाद प्रीति सारे बर्तन साफ कर लेती है और वहीं दूसरी तरफ शांति महेश को कहती है,
वैसे आप कब तक बहू से नाराज रहेंगे? हमें कितना अच्छा खाना बनाकर खिलाती है और घर का सारा काम करती है। मुझे तो लगता है हमें बहू को स्वीकार कर लेना चाहिए। आज ऐसा कह दिया है, लेकिन आइंदा ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। मैंने अपने दोस्त को जबान दी थी और इसने मेरी नाक कटवा दी। इस तरह महेश बहुत ज्यादा सख्त था और वो किसी भी हाल में प्रीति को आसानी से तो माफ नहीं करने वाला था। हर रोज प्रीति सबको समय से चाय नाश्ता देती। वो नाश्ते में कभी सबके लिए आलू प्याज के पराठे बनाती तो कभी आलू गोभी के पराठे बनाती। आज उसने नींबू के अचार के साथ पनीर के पराठे बनाए थे। बहुत स्वादिष्ट खाना है। कुछ भी कहो, खाना तो अच्छा मिल ही रहा है, लेकिन इस खाने के लालच में आकर मैं इन्हें कभी माफ नहीं करूंगा। ऐसा सोचकर महेश वहां से चला जाता है। उसके बाद प्रीति घर का सारा काम करती है और शांति देखती है कि प्रीति कितने अच्छे से अपनी जिम्मेदारी को निभा रही थी, लेकिन वो महेश की वजह से कुछ नहीं कहती। लेकिन प्रीति भी इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली थी। वो अपनी माँ को कॉल करती है। माँ, आप जरा वहीं पास से मेरे लिए मक्खन का इंतजाम करो ना। पहले तो हमारे पास गाय थी तो मक्खन हो जाता था, पर कोई बात नहीं, मैं अभी जाकर विनीता को बोलूंगी और वहां से मक्खन राजू के हाथ से पहुंचा दूंगी। अब प्रीति खुश हो जाती है और उसने जो कच्चे आम को काटा था वो उसके अंदर अचार का सारा मसाला मिक्स कर देती है और उसके अंदर तेल डालकर अचार को बंद करके कांच के डिब्बे में रख देती है। चलो जी, आम का अचार तो बन गया। रात को सबके खाना खाने के बाद प्रीति महेश को एक चम्मच जीरा और अजवाइन भुना हुआ खाने को दे देती है। पापा जी, आपके पेट में जो जलन रहती है इससे बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आप पानी के साथ इसे खा लीजिए, मैंने घर पर ही चूरन बनाया है। मेरे बारे में किसी को कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। मैं अपना ध्यान खुद रख सकता हूँ। मेरे पास दवाई है। इतना कहकर महेश गुस्से में वहां से चला जाता है और जब रात को सब सो जाते हैं तो वो पानी पीने के लिए नीचे आता है। देखता है कि एक कटोरी में ढककर अभी भी उसके अंदर वही चूरन रखा है जो वो पानी के साथ उसे ले लेता है। वो के सारे नुस्खे सही होते हैं, एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। कहीं ना कहीं घर वाले प्रीति को पसंद करने ही लगे थे, लेकिन अभी भी वो अपना गुस्सा कायम रखते हैं। अगले दिन राजू आता है और प्रीति को मक्खन देता है। अरे मुझे खुशी है दीदी कि आप यहाँ पर बहुत खुश हैं। आपने हमारे लिए कितना कुछ सेक्रीफाइस किया था और बहुत मेहनत की थी। मैं चाहता हूँ आप हमेशा खुश रहो। मेरी चिंता मत कर पगले, बस तू अभी अपना और मम्मी पापा का ध्यान रखा कर। अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। अरे दीदी, अब आपका छोटा भाई बड़ा हो गया है, अब आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। इतना कहकर राजू वहां से चला जाता है और शांति ने यह सब सुन लिया था। बहू शुरू से ही बहुत जिम्मेदार है और छोटी छोटी चीजों का बहुत ध्यान रखती है। प्रीति सभी को बहुत अच्छे से ध्यान रखती थी और घर के सारे काम भी अच्छे से कर रही थी। आज शाम को जब बारिश होती है तो सब आंगन में बैठकर बारिश का मजा ले रहे थे। कितना सुहावना मौसम हो रहा है। ऐसे में अगर चाय पकौड़ी खाने को मिल जाती तो मजा आ जाता। इतना कहते ही प्रीति सबके लिए चाय पकौड़े हाजिर कर देती है। वाह भाभी, आप तो सच में बहुत अच्छी हो। हम कुछ भी मन में सोचते हैं और हमारी इच्छा पूरी हो जाती है। परिवार वालों का ध्यान रखना ही मेरी जिम्मेदारी है। अगर आपको कुछ भी चाहिए तो बता देना। प्रीति अच्छे से जानती थी कि शांति और महेश उससे बात नहीं करते, इसलिए वो वहां से चली जाती है ताकि वो आराम से चाय पकौड़े खा सके। मम्मी पापा, मुझे लगता है कि आप दोनों को भी भाभी से गुस्सा और नाराजगी छोड़ देनी चाहिए। कितनी बार कहा है कि इस बारे में मेरे सामने बात नहीं होनी चाहिए। उसे घर में रहने दिया है, वही बहुत नहीं है क्या? प्रीति अपने कमरे में बालकनी में खड़ी थी और बारिश को देख रही थी। पीछे से रोहन आता है और उसे पकड़ लेता है। अरे मेरी पत्नी यहाँ अकेले क्यों है? कोई भी मुझे पसंद नहीं करता, आप तो जानते ही हैं। वहां होने से सबका मूड खराब हो जाता। लेकिन मेरा तो नहीं होता। चलो हम दोनों साथ मिलकर अपनी फेवरेट वेब सीरीज देखते हैं। रोहन और प्रीति दोनों साथ मिलकर टीवी पर वेब सीरीज देखते हैं। आज रात को जब महेश की दवाई खत्म हो जाती है तो अरे आज तो रोहन भी घर पर नहीं है और वो कल मीटिंग से आएगा और काफी लेट हो रहा है। मेरी दवाई भी खत्म हो गई है, अब मैं क्या करूं? महेश हॉल में सोफे पर बैठा था और शांति और निधि से बात कर रहा था कि पीछे से प्रीति दवाई लेकर आती है। पापा जी, मैंने पहले ही घर में आपकी दवाई का स्टॉक मंगवा लिया था, क्योंकि कभी भी इमरजेंसी हो जाती है और अचानक से दवाई खत्म होने पर हमेशा जरूरी नहीं कि समय पर सब मिल जाए, इसीलिए मैंने पहले ही दवाई मंगवा ली थी। प्रीति की इतनी समझदारी देखकर महेश काफी खुश हो जाता है, लेकिन उसे कुछ नहीं कहता और उससे दवाई ले लेता है। उसके बाद वहां से चला जाता है। उसके साथ साथ शांति भी वहां से चली जाती है। इम्प्रेसिव भाभी, और कितने तरीके से हमारा दिल जीतेंगी आप। अब तो सच में कमाल हो, धमाल हो, एकदम बेमिसाल हो। बस करो नंद जी, और कितना मुझे चने के झाड़ पर चढ़ाओगी। अगले दिन प्रीति ने सुबह सबके लिए आलू और प्याज के पराठे बनाए थे और उसके अंदर उसने थोड़ी सी अजवाइन भी डाली थी, जिससे उसका टेस्ट ही बदल गया था। जैसे सब बूंदी के रायते के साथ साथ आम के अचार के साथ आलू के पराठे खाते हैं तो सबको बड़ा अच्छा लगता है। ये तो बहुत स्वादिष्ट है। शांति के मुंह से तारीफ सुनकर सब बहुत हैरान हो जाते हैं।
कमाल है मम्मी, आज आपने भाभी की तारीफ की। अब कोई भी जो काम अच्छा करेगा तो उसकी तारीफ तो करनी ही होगी ना। तुम अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से निभा रही हो, मुझे खुशी है। शांति की तरफ से तो प्रीति को हरी झंडी मिल जाती है। एक तरफ से तो शांति ने प्रीति को एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन इस बात से महेश बहुत गुस्सा हो जाता है और गुस्से में बिना खाना खाए वहां से चला जाता है। पापा जी तो बिना खाना खाए यहाँ से चले गए। परेशान मत हो, जब भूख लगेगी तब खुद खाना खा लेंगे। और ऐसा ही होता है, जब शाम को महेश को बहुत ज्यादा भूख लगती है तो वो रसोई में कुछ खाने के लिए चला जाता है। वहां उसे बिस्किट का पैकेट मिलता है और वो खाने लगता है। तभी प्रीति पीछे से आ जाती है और उसे देखकर महेश शर्मा जाता है। पापा जी, मैं आपके लिए खाना बना दूं? नहीं, मुझे भूख नहीं है। मैं तो बिस्किट टेस्ट कर रहा था कि कैसा है कैसा नहीं है। कंपनी के काम के लिए सोच रहा था कि बिस्किट की फैक्ट्री बनाऊंगा। इस तरह बहाना बनाते हुए महेश रसोई से बाहर आ जाता है। ये भगवान, बहाना भी बनाना नहीं आता मुझे तो। महेश, क्या बहाना बनाया है, बिस्किट की फैक्ट्री, हाँ वाह। यूं ही दिन गुजर रहे थे। प्रीति सब काम बहुत अच्छे से कर रही थी और घर वालों को अलग अलग तरह के पकवान बनाकर भी खिला रही थी। यूं ही दिन गुजरते हैं और एक दिन प्रीति रसोई में खाना बना रही थी, लेकिन गलती से उसका हाथ जल जाता है। सारे बर्तन गिर जाते हैं और प्रीति बहुत जोर से चिल्लाती है। तो सब डर कर दौड़ कर रसोई में आते हैं। अरे क्या बात है बेटा, क्या हुआ तुम्हें? मेरा हाथ जल गया, बहुत दर्द हो रहा है। महेश जल्दी से प्रीति के हाथ को ठंडे पानी के नीचे धुलवाता है और उसके बाद उसे बाहर लाकर सोफे पर बिठाया जाता है। अरे ये सब क्या देख रहे हो? जल्दी से डॉक्टर को फोन करो। अब तक डॉक्टर क्यों नहीं आया? मैंने फोन कर दिया है पापा, डॉक्टर बस आने ही वाला है। बेटा तुम्हें कुछ नहीं होगा, जल्दी से ठीक हो जाओगी। अरे जल्दी से कोलगेट लेकर आओ, बहू के हाथ पर लगाओ। प्रीति के हाथ पर कोलगेट लगाई जाती है और उसके बाद डॉक्टर भी चेक करके वहां से चला जाता है। अब तुमने सुना ना कि 2 दिन दवाई खानी है और इस पट्टी को गीला नहीं होने देना। अब तुम्हें 2 दिन तक कोई काम नहीं करना है। इस बात पर प्रीति हंसने लगती है। तुम हंस क्यों रही हो? कुछ नहीं पापा जी, आप हमेशा बहुत खड़ूस रहते हैं और आज अचानक से आपको इतना डरा हुआ देखकर काफी अलग लग रहा है। प्रीति की बात पर बाकी सब भी हंसने लगते हैं। भाभी ने तो पापा को खड़ूस बोल दिया। अरे चुप करो सब, मैं खड़ूस नहीं हूँ। आपने आज मेरी इतनी परवाह की तो क्या आपने मुझे माफ कर दिया? मैं जानती हूँ हमारी गलती है, हमें माफ कर दीजिए। हाँ ठीक है, माफ किया, लेकिन एक शर्त है। कैसी शर्त? जो तुम अलग अलग तरह के आलू के पराठे बनाकर खिलाती हो, बारिश होने पर वो हमेशा ही खिलाओगी, क्योंकि आलू के पराठे आम का अचार बड़ा मस्त लगता है, बहुत स्वादिष्ट होता है। और हर रोज सुबह नाश्ते में पराठे बनाकर खिलाओगी आम के अचार के साथ। हाँ बिल्कुल खिलाऊंगी पापा जी, और वो भी खुशी खुशी। चलो जी, अब सब ठीक हो गया है। अंत भला तो सब भला। इस तरह प्रीति के खाने ने सबको उसका फैन कर दिया था और फाइनली सबने उसे एक्सेप्ट भी कर लिया था। लेकिन सबसे ज्यादा क्रेडिट गया बारिश में आलू के पराठे और आम के अचार को, जो सबने बाद में भी बहुत खुशी से खाया।